सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर चैनल पर। मैं रुपेश सिंह। तो जैसे हमने आपको पहले के वीडियोस में बोला था, क्लास 7 और क्लास 6 का वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसी सीरीज़ में ही हम लेकर के आए आपके लिए क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। तो चैप्टर 1 2-3 दिन पहले आपको चैनल में मिल चुका होगा, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर 2, जो कि जिसमें कि हम बेसिकली जानेंगे नए किंग्स और नया किंगडम। किंगडम क्या होता है आप सब जानते हैं, जहाँ पे राजा रूल करता है उसी को बोलते हैं किंगडम। जो उसका एरिया होता है उसी को बोलते हैं हम किंगडम, ठीक है। तो जो राजा है वो कौन नया राजा बना देश में, मतलब सब कंटिनेंट में, और नया किंगडम जो नया मतलब जो उसका एरिया किंगडम बना वो कहाँ कहाँ बना, कैसे बना, वो सब अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं हमारा चैप्टर, द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो देखिए, सब कंटिनेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी था। आपको पता है कि हिंदुइज्म में ब्राह्मणों लोग को सबसे सुप्रीम माना जाता था स्टार्टिंग से। अभी भी हमारे समाज में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर माना जाता है। फिर राजपूत बोले तो क्षत्रिय बोलते हैं उनको, और तीसरा में आते हैं शूद्र, और चौथा में आते हैं वैश्य, ठीक है। शूद्र में मतलब जो मतलब खेती बाड़ी जो करते हैं वो लोग, और वैश्य में सबसे गिरे लोग मतलब हिंदुइज्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपना टोन में अपने वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ। हिंदुइज्म में सबसे जो नीचे रहता था वैश्य, उनको बोला जाता था कि जो सबसे समाज में निचले स्तर पे हैं वो हैं वैश्य, ठीक। जो नाली साफ करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस वक्त में जो नाली साफ करते थे, जो लोहा पिघलाते थे, जो मटका बनाते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था क्या, वैश्य, ठीक है। तो हिंदुइज्म में उसका जो था उसका प्रचलन ज़्यादा था, उसका जो यूज़ था वो बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। ये अपना जाति भेदभाव पे, ठीक। तो उधर से एक नया जाति निकला था क्षत्रिय, जो हम लास्ट चैप्टर में देखे थे, जो कि राजा बनते थे, जो रूलर बनते थे, जो कभी कभी चीफ भी बनते थे आर्मी का, कमांडर भी बनते थे आर्मी का, ठीक। तो नया नया डायनेस्टीज वहीं से चालू हुआ, ठीक। चालू करते हैं हमारा ये डायनेस्टीज। In subcontinent there were big landlords or warrior chiefs. They expected to bring gifts for kings. In return, king will provide them security. तो देखिए, सब कंटिनेंट क्या होता है आप सब जानते हैं, आपको पहले कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो सब कंटिनेंट के अंदर में, ठीक है, बड़े बड़े जो जमीन के मालिक लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, वॉरियर चीफ्स जो होते थे, वॉरियर चीफ्स मतलब जो कि मतलब सब कंटिनेंट के बॉर्डर एरिया पे जो लड़ाई झगड़ा को कंडक्ट करते थे, किसके लिए, राजा के लिए, ठीक है। वो लोग जो होते थे वो लोग क्या करते थे, आते थे राजा को गिफ्ट देते थे, ठीक है। राजा को क्या करते थे, आकर के गिफ्ट देते थे, जिसके बदले में राजा गिफ्ट के बदले में वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे थ्रू द मिलिट्री, ठीक है। अपने मिलिट्री के सपोर्ट से वो किनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, लैंडलॉर्ड्स को और वॉरियर चीफ्स को, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है। द किंग डज अ रिचुअल कॉल्ड एज हिरण्यगर्भ। दिस रिचुअल परफॉर्म बाय ब्राह्मण इन विच दे प्रे टू गॉड टू रिबर्थ द सेक्रीफायर अगेन एज क्षत्रिय। तो जानते हैं आप सब की लड़ाई युद्ध जब होता है कि कईयों का जान जाता है और कई लोग घायल होते हैं। तो जिनका जान गया, सपोज वो राजपूत हैं, उनका जान गया जो राजपूत हैं, ठीक है, जो कमांडर थे आर्मी के, जो मिलिट्री के कमांडर थे, उनका डेथ हो गया, मान के हम ये चलते हैं, जब युद्ध हुआ तो उनके लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। रिचुअल मतलब कि एक पूजा किया जाता था, जिसमें वो पूजा का नाम उनको दिया गया था हिरण्यगर्भ, ठीक है। जिसमें कि जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो पूजा करता था, इसलिए क्योंकि वो जो मर गया है, सेक्रीफायर जो मर चुका है, सेक्रीफाइस जो कर चुका है, वो फिर से क्षत्रिय में जन्म ले, फिर से वो राजपूतों में जन्म ले और अपना शान को मेंटेन करे, इसी के लिए किया जाता था पूजा। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा, हिंदुओं में ब्राह्मण और क्षत्रियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सबसे ज़्यादा था तो ब्राह्मणों का था, ब्राह्मण ही सबको करते थे लेवल पे, मतलब कि ब्राह्मण सबसे ऊपर तो क्षत्रिय उनके नीचे, तो वैश्य फिर शूद्र फिर वैश्य, ठीक है। इन प्लेसेस लाइक राजस्थान एंड कर्नाटका, ब्राह्मण्स abandoned the profession of took arms। मतलब राजस्थान और कर्नाटका में, ठीक है, ब्राह्मण जो वहाँ के रहने वाले थे वो लोग क्या किए,
छोड़ दिया, एबेंडेंट का मतलब छोड़ दिए, ठीक है। क्या छोड़ दिए? ट्रेडिशनल प्रोफेशन, जो उनका प्रोफेशन है, जो उनका स्टार्टिंग से चले आ रहा था प्रोफेशन, जैसे कि पूजा करना, संस्कृत पढ़ना, वो सब प्रोफेशन को वो छोड़ दिए और क्या किए? टुक आर्म्स, हाथ में क्या उठा लिए? औजार उठा लिए, लड़ाई करने के लिए सामान सारा उठा लिए, ठीक है। पीपल लाइक गुजरा, हरिचंद्र एंड कदम्बा, दे टुक कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली। तो कुछ ब्राह्मण का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, गुजरा, ठीक है, हरिचंद्र और कदम्बा, ठीक, ये 3 ब्राह्मण थे जो कि लड़ाई युद्ध में सबसे आगे रहते थे ब्राह्मणों के बीच में, ठीक है। और वो लोग कहाँ से थे? कर्नाटका और राजस्थान से ही वो लोग बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम। तो किंगडम को जो रन करते हैं, जो पीपल किंगडम को रन करते हैं, वो कहाँ, उनको क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। उसको क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर, TRATOR, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, ठीक है। और जहां वो बैठते हैं उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो किंगडम को जो चलाता था वो कौन था, ठीक है, वो कैसे चलाता था, तो उसको इस चीज में हम जानेंगे, इस सारे पॉइंट्स में। मेनी किंग्स गॉट द टाइटल ऑफ ऑनर सच एज महाराजा, अधिराजा और चक्रवर्ती एंड सो ऑन। तो देखिए बहुत सारा किंग को, ठीक है, जो बहुत सारे राजे हुए उनके बीच में कुछ थे जिनको टाइटल मिला, जिनको नाम मिला, क्या का? महाराजा, अधिराजा, ठीक है, महाराजा, अधिराजा, उनको टाइटल मिला। बहुत सारे चोलाज में बहुत सारे किंग थे, 2-3 तो किंग थे चोला डायनेस्टी के, वो लोग महाराजा, अधिराजा का टाइटल वो लोग पा चुके थे, ठीक है। हम लोग जो अशोक सम्राट के बारे में सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो उनका जो नाम है चक्रवर्ती अशोक बोला जाता था उनको, तो चक्रवर्ती, यहाँ पे उनको भी ये टाइटल मिला था। तो ये महान रूलर को, महान किंग को मिलता था, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? महाराजा, अधिराजा का मतलब क्या होता है? ग्रेट किंग, मतलब महान किंग, भगवानों से ऊपर, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, सॉरी ओवर लॉर्ड होगा ये, ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स, ठीक है। और चक्रवर्ती का मतलब 3 दुनिया का राजा, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, 3 दुनिया का राजा, उसको क्या बोला जाता था? चक्रवर्ती। और बहुत सारा नाम दिया जाता था, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ किंग आर द पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, प्रोवाइड रिसोर्सेस विच दे प्रोड्यूस। तो देखिए किंग का इनकम का कहाँ होता था, मतलब कहाँ से इनकम किंग करते थे, तो कहाँ से करते थे? आपको पहले से भी आपको पता है, 6th क्लास में भी आपने देखा था कि रेवेन्यू के थ्रू वो लोग कम इनकम करते थे। तो रेवेन्यू किससे लेते थे? रेवेन्यू लेते थे किससे? किसानों से, जो गाय बकरी पालते हैं उनसे लेते थे, ठीक है। आर्टिसन से लेते थे, जो कलाकारी करते हैं, ठीक है, उनसे लेते थे। या फिर जो जंगल में रहते हैं उनसे लेते थे, ठीक है। वो लोग क्या करते थे? उनका जो प्रोड्यूस होता था, जो खेती करता है, मान लीजिए वीट का खेती कर रहा है, तो वीट को वो लोगों एज क्या बोलते हैं? रेवेन्यू ले लेते थे, ठीक है। वीट को लोगों एज रेवेन्यू ले लेते थे। या फिर कैटल कीपर से कभी उनका मतलब जो मीट खाने का मन किया तो मीट के तौर पे ले लेते थे उनसे, ठीक है। आर्टिसन से घर के लिए सामान ले लेते थे, ठीक। और मैं एक तो और बताया था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, उनसे भी लिया जाता था। फॉरेस्ट ड्वेलर्स से उनसे क्या मांग लेते थे? कभी एलिफेंट मांग लेते थे, तो कभी उनसे रबर का जरूरत उनको कभी कभी पड़ता था वो, तो कभी रोप बनवा लेते थे उनसे। तो बहुत सारा चीज उनसे भी इन लोग का पूरा हो जाता था। एज टैक्स उनको पे करना पड़ता था, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, पीजेंट्स को, कैटल वर्कर्स को, ठीक है, सॉरी कैटल कीपर्स को। द कलेक्टेड रिसोर्सेज यूज बाय किंग टू फाइट वॉर, एस्टेब्लिश टेम्पल्स। तो देखिए जो रिसोर्स कलेक्ट किए, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट किए, वो रेवेन्यू को कहाँ यूज करते थे? वो रेवेन्यू को यूज करते थे फाइट करने के लिए, वॉर, ठीक है। दूसरा मतलब मंदिर बनाने के लिए, टेम्पल एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। द पोजिशन इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज हेरिडेटरी और रिक्रूटेड बाय इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। तो बता रहा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो ग्रुप
कलेक्ट करता था टैक्स, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो ग्रुप के जो हेड होते थे, जो ग्रुप के हेड होते थे वो हेरिडेटरी होते थे। मतलब कि अगर आज किसी का कोई एक्स नाम का लड़का है, वो है क्या, अभी ग्रुप का हेड, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो ग्रुप है उसका हेड है वो, ठीक है। तो जो इसका बेटा होगा, जो इसका सन होगा, वो होगा फिर से उसका डिपार्टमेंट। इनका मर जाने के बाद ये बन जाएंगे, उनका मर जाने के बाद कौन आ जाएगा, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन बन जाएगा जो कि जेड होगा, ठीक है। मतलब ऐसे फैमिली वाले सब बैठते जाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम हेरिडेटरी। या फिर अगर मान लीजिए ये लोग कोई इनमें से कोई लायक नहीं हुआ, ये लोग तीनों में से कोई लायक नहीं हुआ, एक ठो को मौका मिला जो कि सही से नहीं कर पाया, तो उसके बाद क्या करते हैं, जो फैमिली, जिसके फैमिली का डिपार्टमेंट हो, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसका देखते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दूसरे आदमी को बुला लेते हैं, अपने अनुसार वो किसी को भी देख करके अपने पास बुला लेते हैं, ठीक है। तो दो होते हैं, एक हेरिडेटरी जिनको बना देने के बाद उनके पोते परपोते आते जाते हैं, ठीक है, और या फिर उनको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है तो वो दूसरों को अपने पास बुला लेते हैं, ठीक है। प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्तिज का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, क्लास 6 में भी हमने देखा था, प्रशस्तिज का मतलब होता है कि एक पोयम, राजा के ऊपर लिखा गया पोयम जो राजा खुद लिखवाते थे, ठीक है। और लैंड ग्रांट्स, जमीन जो खरीदते थे वो कौन ग्रांट करता था, वो अभी हम ये पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। प्रशस्ति कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रूलर्स विच इज नॉट लिटरली ट्रू। तो जो प्रशस्ति जो पोयम लिखा जाता था राजा के ऊपर, मैं क्या बोला, आप फिर से सुने मेरा बात को, राजा खुद लिखाते थे इसको। तो आप अगर अपने बारे में लिखाएंगे तो 2-4 चीज बढ़ा के ही लिखाएंगे, उसी तरह राजा भी क्या करते थे, अपने बारे में लिखवाते थे गलत सलत, कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, ठीक है। ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, किंग पे ब्राह्मण्स टू राइट अबाउट देम एज विक्टोरियन किंग, ठीक है। खुद को दिखाते थे वो लोगों की मैं पूरा दुनिया जीत चुका हूँ, मेरे बारे में वैसा लिखो। प्रशस्ति में किसको बोलते थे, ब्राह्मण को बोलते थे। जो कि बहुत चीज जो प्रशस्ति में लिखा होता था, हिस्टोरियंस ये फाइंड किए कि वो बहुत चीज क्या होता था, नॉट लिटरली ट्रू, मतलब कि सचमुच वो सत्य नहीं होता था, ठीक है। प्रशस्ति वेयर रिटन इन कॉपर प्लेट। जो प्रशस्ति लिखा जाता था, जो पोयम लिखा जाता था, वो किस पे लिखा जाता था, कॉपर के प्लेट पे लिखा जाता था, ठीक है। ए लॉन्ग पोएम ऑफ 12th सेंचुरी फाउंडेड विच वॉज रिटन ऑन द किंग ऑफ काश्मीर विच वॉज कंपोज्ड बाय कल्हाना, ठीक है। एक तो कल्हाना नाम के आदमी थे, वो मतलब ब्राह्मण बोल लेंगे आप उनको, या फिर स्कॉलर बोल लेंगे, स्कॉलर मतलब जो अच्छा खासा पढ़े लिखे, जिनको लैंग्वेज का बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, वो समझ लीजिए, ठीक है। वो 12th सेंचुरी में एक पोएम लिखे थे, किसके ऊपर, किंग ऑफ कश्मीर, मतलब प्रशस्ति लिखे थे किंग ऑफ कश्मीर के ऊपर, जो कि बहुत सारा चीज उसमें सच था। क्योंकि कल्हाना का, अगर मैं कल्हाना का बताऊं उनके बारे में, तो वो बहुत सारा रिसोर्सेस को यूज करते हुए, बहुत सारा सोर्स को यूज करते हुए वो क्या करते थे, अपना पोयम लिखते थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, आई विटनेस को यूज करते थे, डॉक्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन, राजा के ऊपर अगर वो लिख रहे हैं तो उसके बारे में सब कुछ वो पढ़ेंगे, अगर वो सच उनको लगेगा तो ही वो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मतलब कल्हाना वो थे जो कि सही बात लिखते थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रशस्ति और लैंड ग्रांट और एडमिनिस्ट्रेशन इन किंग समझ में आ गया, किंगडम समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। तो वेल्थ मतलब क्या होता है, वेल्थ मतलब होता है कि मनी, एक समझने का, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले लेते हैं इसको, क्या, मनी। तो लड़ाई क्यों करते थे राजा लोग, ये टॉपिक में हम जानेंगे, किसके लिए, मनी के लिए, या फिर अपना पावर को दिखाने के लिए। वॉरफेयर को हम ये भी समझ लेते हैं क्या, वेल्थ को हम क्या समझ लेते हैं, पावर। एग्जाम्पल के तौर पे असली मीनिंग उसका मनी ही होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे पावर को भी लेके चलते हैं, क्योंकि पावर को भी इसमें कवर किया हुआ है। तो देखिए पहला पॉइंट है हमारा, किंग्स हु रूल्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। इफ टू किंग्स हैव आई एट वन प्लेस देन दे बिल्ड टेम्पल टू शो देयर पावर एंड मनी। तो देखो दो अगर रूलर हैं, सपोज एक्स नाम का रूलर है, ठीक है, और एक वाई नाम का रूलर है, ठीक है। ये दोनों दो राजा हैं, ठीक है। वो क्या एक्स नाम का राजा कहाँ रूल करता है, ए नाम के जगह पे, और वाई नाम का राजा कहाँ पे रूल करता है, बी नाम के जगह पर,
ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, एक्स नाम का राजा है और वाई नाम का राजा है। ठीक है, एक्स नाम का राजा ए नाम के जगह पे रूल करता है और वाई नाम का राजा बी नाम पे रूल करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, सपोज एक और जगह है सी, ठीक है, जिसमें ये दोनों कोई रूल नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों राजा का इंटरेस्ट है, ये दोनों राजा का एक्स और वाई का दोनों का इंटरेस्ट किस पे है, सी पर है। ठीक है, दोनों राजा का कहाँ इंटरेस्ट है, सी पर है। तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे बना देते हैं एक मंदिर, अपना वेल्थ, अपना पावर को दिखाने के लिए। तो ये पॉइंट वही बता रहा है, इफ टू किंग्स, दो स्पेसिफिक रीजन के राजा, एक ए नाम का रीजन पे रूल करता है, एक बी नाम का रीजन पे रूल करता है। ठीक है, लेकिन वो लोगों का आंख कहाँ पड़ा, एट वन प्लेस, कहाँ पर, एक जगह पर उनका आंख पड़ा। ठीक है, जहां पर वो बिल्ड कर देते हैं क्या, टेम्पल। क्या बिल्ड कर देते हैं, यहाँ पर सी नाम का जगह में जो भी राजा को नजर पहले पड़ी, क्या वो राजा क्या करेगा, यहाँ पे टेम्पल बिल्ड कर देगा। क्या बिल्ड कर देगा, टेम्पल। ठीक है, तो जो टेम्पल बिल्ड करेगा, किस लिए बिल्ड करेगा, क्योंकि वो अपना पावर और मनी को वहां पे वो दिखाना चाह रहा है वहां के पीपल को, और या फिर वो दूसरा राजा को। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका लें तो एक बार ये हुआ भी है घटना। ठीक है, दिस हैपेंड इन कन्नौज इन द गंगा वैली। गंगा नदी जानते हैं आप, तो गंगा वैली में, गंगा नदी का एक वैली है, उस वैली में क्या हुआ था, कन्नौज नाम के जगह पर गुजारा प्रतिहा, और उनको ऐसे पढ़ोगे आप तो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इनको डायरेक्टली पढ़ा जाता है राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज, ये दोनों दो डायनेस्टीज हैं, दो राजा का फैमिली है। ठीक है, राष्ट्रकूट और पाला। ठीक है, ये दोनों फाइट किए थे, कहाँ पे लेने के लिए कंट्रोल, कन्नौज में। कन्नौज आप सब जब जानते हैं यूपी का एक होली प्लेस है। ठीक है, ये बहुत राजा लोग के कारण ये बहुत चर्चा पे रहा है हिस्ट्री में, और बहुत ही ज़्यादा ये इवन एशिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुका है हिस्ट्री के मामले में। ठीक है, तो कन्नौज में, कन्नौज के लिए कौन कौन लड़े थे, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज के किंग्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, वन ऑफ द रूलर फ्रॉम अफगानिस्तान, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। He ruled from 997 to 1030. He extended control over Asia. His motive was to raid on the temples and consume all the wealth from it. ठीक है, तो एक रूलर है कहाँ के, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अभी आप बहुत न्यूज़ में भी चर्चा में सुन रहे होंगे, अफगानिस्तान। और वहाँ की एक जगह है गजनी, अफगानिस्तान में एक जगह है क्या, गजनी। वो पिक्चर वाला गजनी नहीं, जगह है असली में वो गजनी। ठीक है, वो गजनी जगह का एक रूलर है सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग गलती हो गया, ये ऐसे होगा MUHAMAD। ठीक है, ये है सुल्तान मोहम्मद, कहाँ के, गजनी के, जो कि कहाँ रूल करते थे, अफगानिस्तान के जगह पर, गजनी पर। ठीक है, ये याद रहेगा। कब से कब तक, 997। अभी कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है अभी। तो वो कब रूल करते थे, 997। सोच सक रहे हैं आप कौन से सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी का कहानी है ये। फर्स्ट सेंचुरी में रूल कर रहे थे 997 से कब तक, 1030 तक। सेकेंड सेंचुरी में आ गया अब ये बात। सेंचुरी का आपको अगर समझ नहीं है, अगर आप समझना चाहते हैं तो क्लास 6 का पहला वीडियो देख लेंगे, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें मैंने बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेंचुरी क्या होता है और सेंचुरी को कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो 997 से लेकर के 1030 तक रूल कौन किया, सुल्तान मोहम्मद गजनी। गजनी से जो थे उनका नाम में भी गजनी लगता है, जो कि सेंट्रल एशिया, जो एशिया का बीच वाला पार्ट है, उस पर भी वो रूल किए। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या था, मतलब उनका जो मेन काम था वो था कि टेम्पल्स पे रेड करना। रेड मतलब क्या, टेम्पल्स पे रेड करने का मतलब वहाँ पर घुसपैठ करना। घुसपैठ करके जो वहाँ पे पैसा, वहाँ पे जो सामान, जो सोना है रखा हुआ, उसको लूट लेना। ठीक है, रेड ऑन द टेम्पल्स एंड कंज्यूम ऑल द वेल्थ। कंज्यूम मतलब वहाँ से सारा है वेल्थ को ले आना अपने साथ। ठीक है, उनका टारगेट, एक तो इंडिया का भी एक मंदिर था सोमनाथ, सोमनाथ। ठीक है, ये इंडिया में बहुत इस पे रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर भी बहुत सारे आपको पंडित मिलेंगे। ठीक है, ये कहाँ जगह लोकेटेड है, गुजरात में। ये इंडिया का जो बोलते हैं 4 पीठ, जो होली पीठ है इंडिया में, एक चौथे उसमें से चारों में से एक पीठ
सोमनाथ भी हमारा है। उसको भी कौन लूटने आया था? सुल्तान मोहम्मद गजनी, लूटे भी थे वो उसको। ठीक है, तो एक हम लोग को कैसे पता चलेगा इनके बारे में? सुल्तान मोहम्मद गजनी कब लूटे? 1st सेंचुरी में। और हम लोग कौन से सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में है ना। हम लोगों ने अभी एट प्रेजेंट कौन से सेंचुरी में? 21st। तो हमको पता कैसे चला? हमको पता कैसे चला? अल बिरूनी का बुक में, अल बिरूनी एक स्कॉलर थे। स्कॉलर मतलब पढ़े लिखे आदमी, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी, जो कि किन पे लिखते थे कहानी? किंग्स पे। ठीक है, किंग्स पे कहानी लिखते थे। उनका एक किताब था, किताब-उल हिंद में ये लिखे थे इनके बारे में। ये बात याद रखिएगा, ये 1 मार्क 2 मार्क में आपका क्लास 7 का क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। अल बिरूनी का काम क्या था? अल बिरूनी कौन से किताब लिखे थे, ये भी पूछ सकता है। डैश बुक रिटन बाय अल बिरूनी, तो किताबुल हिंद वॉज द बुक रिटन बाय अल बिरूनी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अदर किंग्स हु वेर एंगेज्ड इन वॉर रूल्ड फ्रॉम अजमेर टू दिल्ली, दैट इज चौहान्स। देखिए, कुछ रूलर्स थे जो लूटने में जिस वक्त सब रूलर बिजी थे, उस वक्त वो लड़ाई करने में बिजी थे। जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद गजनी जैसा रूलर सब लूटने में बिजी थे पूरे दुनिया को, उस वक्त कुछ राजा थे जो कि लड़ने में बिजी थे, दूसरा जगह में कब्जा कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कौन एक है? चौहान थे वो लोग जो लड़ते थे हर वक्त। जब सब लूटपाट का माहौल में थे, तो वो अपना लूट करके, मतलब लड़ के अपना कंट्रोल कहाँ से कर लेते? अजमेर से दिल्ली। अजमेर कहाँ है? अजमेर हमारा राजस्थान में, और दिल्ली तो हम सब जानते हैं हमारा इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वो कौन थे जो अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे उस वक्त? चौहान थे। कहाँ से कहाँ तक बढ़ा रहे थे? अजमेर से दिल्ली तक बढ़ा चुके थे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट, चालुक्यास ट्राइड टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। इन वेस्ट दे वेयर अपोज्ड बाय चालुक्यास एंड इन ईस्ट दे वर अपोज्ड बाय गाहदवर्स। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, चालुक्यास मतलब क्या? चौहान। जो चीज़ आप अभी देखे वहाँ पे लास्ट में, चालुक्यास मतलब ही चौहान होता है। ठीक है, तो जो चौहान थे वो अपना कंट्रोल किधर बढ़ाना चाहे? ईस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जिस ओडिशा तरफ, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, इस तरफ में ये रूल अपना बढ़ाना चालू किए। और किस तरफ? वेस्ट में भी। ठीक है, तो जब ईस्ट में वो लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किए, तो ईस्ट में उनको अपोज कौन किया? गाहदवर्स। कौन अपोज किए? गाहदवर्स। ये कहाँ पे थे? ये कहाँ के रूलर थे? यूपी के रूलर थे। ये भी डायनेस्टी, इसी फैमिली के रूलर सब वहाँ रूल करते थे। ठीक है, और ईस्ट में कौन उनको रोका? वेस्ट में कौन उनको रोका? चालुक्यास। ठीक है, चालुक्यास उनको रोके। चालुक्यास भी एक तरह के राजपूत थे। ठीक है, वो लोगों ने उनको रोके। ठीक है, तो देखिए रूलर तो बहुत हुए ही, चौहान रूलर भी बहुत सारे थे। मतलब चौहान का अगर जन्म हुआ, चौहान अगर राजपूतों का जन्म हुआ तो किस लिए हुआ था? आप सबको पता है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उन लोग का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि वो रूल कर सकें। ठीक है, तो लेकिन चौहान के बीच में जो सबसे बड़ा नाम है किसी का, तो वो है पृथ्वीराज चौहान 3। ठीक है, जो कि अगर आपको जो मैं एग्जांपल दिया उस पर आप गौर करें, अजमेर से दिल्ली के बीच में जो कंट्रोल किए चौहान सब, उसमें सबसे बड़ा रोल था पृथ्वीराज चौहान 3 का। ठीक है, कब से कब तक वो थे दुनिया में? 1168 टू 1192। ठीक है, जो कि आखिरी में सुल्तान मोहम्मद, ये जो है सुल्तान मोहम्मद, वो चाहते थे दिल्ली पे राज करना। इनको राज करने नहीं मिल रहा था, किसके कारण? पृथ्वीराज चौहान के कारण। तो वो क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से डरते थे। इसी के लिए जब पृथ्वीराज चौहान के मौसी के बेटे, मम्मी के जो बहन होते हैं उनको हम मौसी बोलते हैं, उनके मौसी के बेटे कहाँ रहते थे? कन्नौज में। जो अभी जगह का मैं नाम आपको लिया, कन्नौज में रहते थे। सुल्तान मोहम्मद के साथ कन्नौज के उनके भाई लोगों ने हाथ मिला लिए थे। ठीक है, और वहाँ पे प्लानिंग हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाएगा। ठीक है, और दिल्ली पे कंट्रोल कौन करेगा? कन्नौज के करेंगे कंट्रोल। ठीक है, बात ये हुआ था। लेकिन जब इनको मार दिया गया, पृथ्वीराज चौहान को कब मार दिया गया? 1192 में। तब सुल्तान मोहम्मद अपना बात से पलट गए, मुकर गए अपने बात से, क्योंकि वो भी जिंदा नहीं रहे। जब पृथ्वीराज चौहान जब मरे तो उनको साथ लेकर मरे।
ठीक है, वो अकेले नहीं मरे, पृथ्वीराज चौहान उनको साथ में लेकर भरे। तो बचा कौन? कन्नौज के राजा लोग, कन्नौज के जो उनके मौसी के बेटे थे वो लोग बचे। तो वो लोगों ने अब कंट्रोल दिल्ली पे करने लगे। ठीक है, इनको जो मारा गया वो वेद करके, मतलब कि उनको जबरदस्ती मारा गया, उनके भाई का द्वारा धोखा दिया गया इनको, और उसी के कारण वो मारे गए। ठीक है, तो कहानी बताना, तो कहानी तो चैप्टर में नहीं था, मेरे को पता था कहानी, इसी के लिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं चैप्टर का, द चोलाज। चोला क्या थे? एक डायनेस्टी था, चोला नाम का। डायनेस्टी मतलब एक राजा का पूरा फैमिली था, मतलब जो खानदान होता है पूरा राजा का, जो जनरेशन बाय जनरेशन जो रूल करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? डायनेस्टी। अब पहले से ये शब्द का उच्चारण सुन रहे हैं, तो जो चोलाज है वो डायनेस्टी था एक। ठीक है, वो डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक था, क्या था, कंट्रोल कैसे किए, वो सब चीज़ को अभी हम, इसके बाद भी बहुत सारे 3-4 और टॉपिक्स हैं, उस सब में अभी हम कवर करेंगे, स्पेसिफिकली चोलाज को। ठीक है, फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, ये 2 सिटी हैं, कर्नाटका से लेकर के आपको तमिलनाडु के बीच में मिलेंगे ये 2 सिटी। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दो, इन दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो डायनेस्टी था ये साउथ इंडिया पे रूल करता था। इसमें अभी जितने डायनेस्टीज का नाम आएगा, ठीक है, वो बड़े बड़े अपने ही में बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी थे। कुछ मैं 2 नाम ले लूँ, चोलास थे पहला चोलास थे, बहुत, ये पूरे साउथ इंडिया को पूरा कंट्रोल करते थे। अगर आप इनका मैप देखेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप कभी बुक खोल के देखें इसको जरूर से जरूर। ये चोलास जो हैं इनका कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक था पूरा दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 2 है पल्लव्स। ठीक है, फिर तीसरे हैं पांड्यंस, बहुत सारे आपको मिलेंगे, और भी 3, 4, 5 भी हैं। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक, फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर, ए चीफ फैमिली नेम्ड मुत्तेय्यर हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। ठीक है, कावेरी नदी है जो कि साउथ इंडिया में बहता है, आप सबको पता है। जो चीफ फैमिली मतलब कि राजा का जो स्पेशल फैमिली होता है उसको चीफ बोलते हैं। चीफ फैमिली कौन सा फैमिली था? प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरे को भी गड़बड़ हो रहा है, मुत्तेय्यर। ठीक है, मुत्तेय्यर जो एक फैमिली था वो कावेरी डेल्टा में पावर में था। कावेरी डेल्टा मतलब कावेरी नदी का जो डेल्टा एरिया था। डेल्टा मतलब आप सब जानते हैं नदी का बनाया द्वारा जो एरिया होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा एरिया जो था वहां पर पावर में कौन था? मुत्तेय्यर। ठीक है, ये ग्रुप था। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा आप इसका चेक कर लेंगे। ठीक है, मुत्तेय्यर वेर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम। तो देखिए जो मुत्तेय्यर जो ग्रुप था, मतलब जो फैमिली था, वो वफादार किसका था? पल्लव किंग का। ठीक है, पल्लव जो डायनेस्टी था उसका वो क्या था? वफादार था। वो डायनेस्टी कहाँ का था? कांचीपुरम का। कांचीपुरम अभी भी एक जगह है तमिलनाडु के पास। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। जो एक कावेरी डेल्टा के एरिया में एक एक्टिव फैमिली था जो कि पावरफुल था, उसका नाम क्या था? मुत्तेय्यर, जो कि कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था? पल्लव किंग के द्वारा, जो कि कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं हमारा विजययाला रूलर फ्रॉम चोला। तो विजययाला एक रूलर थे, इनका नाम है ये। ठीक है, किसका? चोला डायनेस्टी के एक रूलर थे विजययाला। ठीक, जो कि गेन किए कंट्रोल, मतलब कि जो पावर अपना बढ़ा लिए, कहाँ से? मुत्तेय्यर से कहाँ तक? उनका टाउन तक। ठीक है, एग्जाम्पल उठा करके भी हम देखेंगे, पहले अभी हम सेंटेंस रीड कर लेते हैं। फैमिली गेन कंट्रोल फ्रॉम मुत्तेय्यर इन मिडिल 9th सेंचुरी। इसका मतलब क्या होगा? कावेरी डेल्टा से लेकर के, ठीक है, कावेरी डेल्टा में एक्टिव थे फैमिली, कावेरी डेल्टा से लेकर के वो कंट्रोल अपना चालू कर चुके थे। कौन? विजययाला, जो कि चोला डायनेस्टी के थे, जो कि मिडिल ऑफ 9th सेंचुरी मतलब 850 के अराउंड, 850 के अराउंड 850। ठीक है, अभी 2021 चल रहा है। अभी जैसे पहले का हम देखे थे मोहम्मद गजनी का 2021 चल रहा है अभी, तो वो कब? उससे भी पीछे 850 के आसपास वो कावेरी डेल्टा पे कंट्रोल गेन करना चालू कर लिए थे। कौन? विजययाला, जो कि कौन से डायनेस्टी थे?
बिलोंग करते थे चोला डायनेस्टी से, ठीक है। और विजयाला जो थे वो एक टाउन बनाए, ये जो थांजावर जो मैं बोल रहा था आपको, थांजावर नाम का एक टाउन बना है, ठीक है, जहां पर एक मंदिर भी था। जैसे आपको बताया था मंदिर क्यों बनाया जाता था, अपना पावर दिखाने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए, तो मंदिर वहां बनाए, वहां पे एक गॉडेस को रखे जिनका नाम दिए निसा वसुद्दीन, ठीक है, जो नाम नहीं दिए मतलब उनका नाम था निसुम वसुद्दीन, ठीक, वो गॉडेस का नाम था, ठीक। जो विजयाला के जो सन थे, सन ऑफ विजयाला कॉन्कर्ड नेवर रीजन्स पल्लवस एंड पांड्यन एंड द टेरिटरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ ऑफ द किंगडम्स। तो जो विजयाला थे, विजयाला भी कंट्रोल गेन किए, फिर उनके जो बेटे थे, ठीक है, विजयाला के जो बेटे थे वो क्या किए, वो भी अपना जो पावर था वो नेवर रीजन्स पे कंट्रोल करना चालू कर दिए, उस पे कंट्रोल करना, ठीक है। तो पल्लवस जो थे और जो पांड्यन थे, जो दो डायनेस्टी का नाम मैं आपको बताया जो कि पावरफुल डायनेस्टी थे चोलास के अलावा साउथ इंडिया में जो कि एक्टिव थे उस दौरान, वो लोगों का भी किंगडम था। किस, अगर इनका किंगडम जो हमारे चोलास का जो मैं बता रहा हूँ, चोला का सी से, पांड्यंस को पी से और पल्लवस को पी ए से है, ठीक है। तो मान लीजिए चोलास का साउथ में पल्लवस कंट्रोल कर रहे थे और उसके नॉर्थ में कौन कंट्रोल कर रहा था, पांड्यन, ठीक है। तो ये पॉइंट वही आपको बता रहा है कि वो अपना कंट्रोल बढ़ा लिए, कौन, विजयाला के बेटे, और उस दौरान क्या हुआ, उनके नॉर्थ में आ गए पांड्यन, उनके साउथ में आ गए पल्लवस, जो कि दो पावरफुल रूलर जो कि कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकते थे उनके ऊपर, ठीक है। राजा वन जो थे वो एक बहुत ही नामी दामी और बहुत ही पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर चोला डायनेस्टी में कौन थे, अगर क्वेश्चन आएगा तो राजा वन थे। वो कहाँ कब किंग बने थे, वो 985 में किंग बने थे, ठीक है। राजेंद्र वन वॉज ऑल्सो द रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी हु कैप्चर्ड मेनी प्लेसेस। तो राजेंद्र वन भी बहुत बड़े एक रूलर थे और बहुत ही पावरफुल रूलर थे जो कि जगह जगह को कैप्चर करते चले, और वो भी राजेंद्र वन जो हैं वो बेटे किसके थे, राजा वन के, मतलब सन किसके थे, राजा वन के। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया। फिर से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। वो जो चीफ फैमिली जो बिलोंग करता था कहाँ से, कावेरी डेल्टा से, उसका नाम था मुत्तैयर, जो कि वफादार किसका था, पल्लव किंग का। जो पल्लव किंग थे वो कहाँ से थे, कांचीपुरम से थे, ठीक है। और विजयाला जो चोला डायनेस्टी का मैं बात कर रहा हूँ, विजयाला जो थे चोला डायनेस्टी के, वो क्या किया, अब कंट्रोल करना चालू करने कोशिश किए और वो कंट्रोल गेन भी कर लिए, मतलब कंट्रोल वो पा भी गए। कहाँ पे, मुत्तैयर पे। मुत्तैयर कहाँ पे, मतलब कावेरी डेल्टा पे कंट्रोल पा गए। कब, 1850 के अराउंड में, सॉरी 850 के अराउंड में। और वहाँ पर वो एक सिटी बनाए, ठीक है, कौन, विजयाला एक सिटी बनाए जिसका नाम दिया थांजावर, और वहाँ एक टेम्पल बनाए निसा वसुद्दीनी नाम का भगवान का, ठीक है। सन ऑफ द विजयाला, जो विजयाला के सन थे वो कॉन्करर के, मतलब वो जीत गए बगल के नेबर रीजन्स को, ठीक है। और जब वो जीत गए तो उनके नॉर्थ में कौन आ गए, पल्लवस आ गए, और साउथ में कौन आ गए, पांड्यन आ गए, ठीक है। और जो राजा वन थे सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे चोला डायनेस्टी के, जो कि रूल किए कब, 985 में, ठीक है। राजेंद्र वन जो थे वो भी एक पावरफुल रूलर थे जो कि बहुत सारा जगह को वो भी कैप्चर किए। वो बेटे किसके थे, राजा वन के, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्विक रिकैप दे चुका हूँ मैं और आपको समझ भी आया। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट, स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। तो चोलास का जो हमारा टॉपिक था वो शुरू हो गया था। चोलास का हमने देखा कि कौन रूलर थे, वो कैसे पावर गेन किए, क्या किए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि हम पहले देखे थे टेम्पल बनाते थे अपना पावर दिखाने के लिए सारे रूलर्स, सारे किंग्स, तो उसी बेसिस पे अभी हम इस चीज़ को अभी स्टडी करेंगे, हम चोलास का भी केस को, ठीक है। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। तो स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, सुपर्ब, ऐसे समझे तो सुपर्ब मतलब बहुत अच्छा, सुपर्ब, ठीक है। सुपर्ब टेम्पल्स मतलब स्प्लेंडिड टेम्पल्स, और ब्रोंज स्कल्पचर जो मूर्ति होता है ब्रोंज से बना हुआ वो मूर्ति, उसको अभी हम इस टॉपिक में हम देखेंगे। बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम वेर बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र।
तो देखिए हम पहले भी देखे कि राजेंद्र वन और राजा राजा वन दोनों क्या हैं, सन, पापा और सन है, मतलब फादर सन है दोनों, ठीक है। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे कहाँ कहाँ पे, तांजावुर में और गंगईकोंडा जो कि चोलापुरम में है। चोलापुरम आपको कर्नाटका में है, शायद कर्नाटका में ही है, शायद नहीं कर्नाटका में ही है वो, ठीक है। जो कि जहाँ पे टेम्पल, जो वहाँ पे अभी भी वो टेम्पल है, अभी आप कभी कर्नाटका विजिट करेंगे तो आप चोलापुरम जरूर जाएं, और वहाँ पे बनाया गया उनके द्वारा टेम्पल अभी भी है, राजा राजा और राजेंद्र वन के द्वारा, ठीक है। टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली फॉर वर्शिप, खाली टेम्पल्स जो हमारे जो अभी के वक्त में टेम्पल है वो किस लिए है, वो इसलिए है क्योंकि हम जा करके वहाँ हमारे भगवान का पूजा करते हैं। लेकिन उस वक्त खाली टेम्पल्स वर्शिप के लिए नहीं था, उस क्या के लिए भी था, दे आर हब्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। वो हब था, हब मतलब एक सेंटर पॉइंट था, किसके लिए, एक बीच का जगह था जहाँ पूरे गांव वालों, पूरे शहर वालों के लिए, जहाँ पर वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए झाड़ू बनाना है, कपड़ा सिलना है, तो वो मंदिर के अंदर बैठ करके सिलते थे और वहीं का वहीं बिक्री कर लेते थे। तो इकोनॉमिक और सोशल हो गया। मान लीजिए अगर पूजा वूजा कुछ है आपका, मतलब किसी भी धर्म का है, तो वो कल्चरल एक्टिविटी भी वहाँ पे वो परफॉर्म कर लेते थे, ठीक है। चोला ब्रोंज इमेजेस वेयर द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो चोला जो ब्रोंज का स्कल्पचर जो बनाते थे, या फिर इमेज आप बोल लीजिए, वो जो बनाते थे वो फाइनेस्ट, मतलब कि दुनिया में वो ऐसा खूबसूरती किसी ब्रोंज में कोई डाल ही नहीं सकता, किसके जैसा, चोलास के जैसा, ठीक है। वो फाइनेस्ट है पूरे दुनिया में, उनके द्वारा बनाया गया स्कल्पचर, ठीक है। और वो जो स्कल्पचर जो बनाते थे वो सिर्फ भगवान का भी नहीं होता था, वो जो उनको पूजते थे भगवान को, जो डिवोटीज मतलब जो भगवान को पूजते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं उनके जो फॉलोअर है भगवान के, उनका भी इमेजेस वो स्कल्पचर में, मतलब कि ब्रोंज के स्कल्पचर में बनाते थे। स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाते थे जो ब्रोंज का, उसमें भगवान का भी होता था, डेटीज का मतलब भगवान होता है, और इमेज ऑफ डिवोटीज मतलब जो भगवान को पूजते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखे मेरे को बुक में, तो मैं इसको आपको नोट डाउन करके आपको क्लियर भी कर दिया। आई होप सो क्लियर भी हुआ हो आपको। अब हम देखते हैं इस चोलास के अंदर में वो एग्रीकल्चर और इरिगेशन को वो कैसे परफॉर्म करते थे, ठीक है। इन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी पीपल यूज टू कल्टिवेट स्पेशली राइस। तो रिवर कावेरी पे कंट्रोल कौन कर चुका था, जो पहले उनके रूलर थे कौन, विजययाला। आपको पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो कावेरी डेल्टा पे कंट्रोल कर चुके थे। तो अभी कावेरी डेल्टा किसके कंट्रोल में है, चोलास का कंट्रोल में है, ये भी आपको पता है। कावेरी डेल्टा किसके कंट्रोल में है, चोलास के कंट्रोल में। तो वही चीज ये बता रहा है कि बैंक मतलब कि रिवर का किनारा, ठीक है, कावेरी रिवर जो नदी जो है उसका किनारा पे किसका स्पेशली कल्टीवेशन मतलब खेती होता था, राइस का, ठीक है। फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एम्बार्कमेंट्स वेयर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर जो वहाँ होता है उसके लिए, ठीक है। और एम्बैंकमेंट्स मतलब कि घेर दिए थे एक जगह को, ठीक है। मान लीजिए कोई जगह है उसको घेर दिए थे वो लोगों ने, घेर दिए थे मतलब कि पूरा उसको चारों तरफ से बाउंड्री कर दिए थे उसमें, ठीक है। किस चीज़ से बचने के लिए, फ्लडिंग और कैनाल का, मतलब कैनाल एक तरफ का, इसके बीच में आप कैनाल भी बना सकते थे, तो फ्लडिंग का मतलब पानी के लिए खेत में काम भी आएगा, ठीक है। फ्लडिंग से बचने के लिए भी ये लोगों ने इसको यूज़ करते थे। फ्लडिंग मतलब जो गांव सब में बाढ़ आ जाता है, ठीक है। दिस शोज डेट दे हैड देयर प्लान टू परफॉर्म एग्रीकल्चर, ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स एंड रिसोर्सेज। तो ये आपको बताता है कि जो उनका एग्रीकल्चर और उनका जो फ्लडिंग के प्रति जो उनका मोटिव था, जो उनका प्लान था, वो बताता है आपको कि उनके पास प्लान एक था, ठीक है। उनके पास एक क्या था, एक प्लान था, एक प्रोग्राम था उनके पास, जो कि वो करते थे, परफॉर्म करते थे, मतलब कि यूज़ करते थे उसको, क्या चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपने वर्कर्स को एक साथ जुटा करके रखने के लिए, और रिसोर्स को भी मेंटेन करने के लिए वो इस सब का यूज़ करते थे। आई होप सो ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हुआ। तो अभी हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो एम्पायर जो रन करता है उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो रन करता है उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठता है उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, एम्पायर को रन करता है, मतलब चलाता है। ठीक है, उसको क्या करता है, एम्पायर को। एम्पायर मतलब भी आप जानते हैं, राजा, जब राजा का छोटा जगह में रूल होता है उसको किंगडम बोलते हैं, जब वो बड़ा जगह में बदल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं। तो मतलब चोलास जो थे वो चारों तरफ अब फैल चुके थे। इस पॉइंट में जो हम जानेंगे वो तब का सिचुएशन है जब चोलास पूरे चारों तरफ फैल चुके हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे हमारा पॉइंट्स। इन चोलास रीजन सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स वेयर नोन एज उर नाम का एक सेटलमेंट था। सेटलमेंट मतलब मान लीजिए दो गांव के बीच में, मतलब दो गांव का बीच नहीं, दो पीपल के बीच में, एक गांव के दो पीपल के बीच में लड़ाई हो गया। ठीक है, तो उनके बीच में जो सेटलमेंट होता था उसका नाम दिया गया था UR। ठीक है, जो कि बढ़ चुका था कब, बिकम इंपॉर्टेंट विथ स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर। उर का जो सेटलमेंट है वो कब इंपॉर्टेंट बन गया, तब जब एग्रीकल्चर चारों तरफ चोला डायनेस्टी में फैल चुका था। ठीक है, क्या होता था, पीजेंट्स क्या करते थे, पीजेंट्स मतलब क्या, जो उगाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, आपस में जमीन के लिए लड़ लेते थे। उनका जो सेटल कराना रहता था मैटर, वो मैटर जो जब सेटल होता था उसको नाम दिया जाता था उर। ठीक है, द ग्रुप ऑफ विलेजेस कॉल्ड एज नाडू, NADU। तो जो गांव का जो ग्रुप था, जो समूह था, ठीक है, उसको बोला जाता था नाडू। ठीक है, नाडू हैज देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम टू फंक्शन। ठीक है, नाडू जो होता था मतलब ग्रुप ऑफ विलेज जो हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेज, इसमें 4 या 5 विलेज एक साथ होते थे या फिर 10-12 विलेज एक साथ होते थे। ठीक है, वो लोग, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि पूरा गांव को चलाता था। ठीक है, उनका खुद का जुडिशियल सिस्टम था जो कि वहां पे अगर कुछ गलत काम, कोई अपराध किया वहां का आदमी, तो उसको क्या करते थे, सजा सुनाते थे। ठीक है, ये नाडू आपको शब्द सुना हुआ लग रहा होगा, जो कि तमिल नाडु, NADU, ये नाम आपको ये नाम लग रहा होगा। तो जो कि आप सही है, सही सोच रहे हैं, नाडू नाडू दोनों सेम है। जब तेलुगु मतलब तमिल बोलने वाले पीपल, वो लोग जब साथ में बैठ गए, एक साथ जुड़ गए, तो उनका नाम पूरा दे दिया गया तमिलनाडु। और वो आज के डेट में हमारा सदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, जो साउथ में, पूरे साउथ में इंडिया का जो कि प्रेजेंट है। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया, वो तो अलग बात है। पहले अभी हम ये देख लेते हैं चोलास कैसे थे। उर था उनका सेटलमेंट था, प्रोग्राम, जो कि पीजेंट्स का जो प्रॉब्लम था उस चीज को वो सेटल करते थे, पहला। दूसरा जो ग्रुप का विलेज था, मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस को ये लोग क्या नाम दिए थे, नाडू, जिनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम था फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब इनके बीच में, अब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भी एक जन होना चाहिए ना, जो कि चोलास के कंट्रोल में हो। तो वो थे वेला थे। वेला कास्ट एक था। कास्ट मतलब जो हिंदुइज्म में भी आप कास्ट सुने होंगे, तो वैसा ही कास्ट हिंदुइज्म का ही पार्ट है ये भी। ठीक है, तो जो बेला एक कास्ट था, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स थे ये, जो कि किसके सुपरविजन में रहते थे, चोला के सुपरविजन में। चोला के जो किंग थे उनके अंडर में रहते थे। ठीक है, उनके अंदर में वो काम करते थे। क्या करते थे, वो कंट्रोल करते थे नाडू को। नाडू मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस को वो कंट्रोल करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी ब्राह्मण्स का बहुत रोल था। तो अब देखते हैं ब्राह्मण्स का क्या था। ब्राह्मण्स ऑल्सो रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स। तो ब्राह्मण्स के कंट्रोल में क्या था, लैंड था। अगर किसी को लैंड, मान लो किसी आदमी को, एक्स नाम का आदमी को लैंड चाहिए, तो वो किसके पास जाता था, ब्राह्मण के पास। ठीक है, किसके डायनेस्टी में, चोलास के डायनेस्टी में वो किसके पास जाता था, ब्राह्मण के पास जाता था कि मेरे को वो लैंड खरीदना है, तो मेरे को उस लैंड का ग्रांट दो, मतलब उस लैंड पे काम करने और का परमिशन दो। ठीक है, तो जो ब्राह्मण थे, ठीक है, उनका जो, मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ आपके लिए, फिर मैं बताता हूँ। लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स सेटल्ड इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको साउथ इंडिया में बहुत ब्राह्मण आज के डेट में भी देखने को मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, यही चोलास के वक्त में ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा पावर दे दिया गया था लैंड कंट्रोल के नाम, लैंड कंट्रोल करने को। तो जिसके कारण क्या हुआ, वो लोगों कावेरी वैली में जाकर के सेटल हो गए। ठीक है, कावेरी वैली में जाकर के वो लोग सेटल हो गए, जो आज के डेट में साउथ इंडिया में भी बहुत ब्राह्मण आपको देखने को मिलेंगे। ब्राह्मदया ऑल्सो हैव देयर असेंबलीज लीड बाय प्रोमिनेंट मैन इन ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मदया ये क्या है, ऐसे ब्राह्मण जो कि लैंड ग्रांट करते थे उनको बोला जाता था ब्राह्मदया। ठीक है, ब्राह्मण्स
हु ग्रांट्स मतलब परमिशन देते थे, लैंड कॉल्ड एज ब्राह्मणदेया। ठीक है, जो ब्राह्मण लैंड कंट्रोल करते थे वो होते थे ब्राह्मणदेया। ठीक है, उनका खुद का असेंबली होता था। असेंबली मतलब जहाँ पे वो लोग बैठ करके किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते थे। ठीक है, और वो उनके बीच में एक ऐसा आदमी होता था जो कि सबको लीड करता था। ब्राह्मणों के बीच में एक ऐसा बुद्धिमान आदमी था, मतलब राजा उनको दे देता था जिम्मेदारी कि आप इन पूरा ब्राह्मणदेया का ग्रुप को आप क्या करेंगे, लीड करेंगे। ठीक है, ब्राह्मण्स के बीच के एक आदमी होते थे जिनको प्रोमिनेंट मैन के नाम से जाना जाता था उस वक्त। देयर डिसीजन वेयर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन और ऑन स्टोन वॉल्स। तो जो मान लीजिए जो लोग का लीडर है वो कुछ डिसीजन दिया, ठीक है, तो वो डिसीजन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था? अब क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था? इंस्क्रिप्शन पे या फिर स्टोन वॉल्स पे, दीवार पे या फिर पत्थरों पे लिख दिया जाता था उनका जो दिया हुआ वचन, मतलब जो बात वो बोले, जो डिसीजन है उनका, उस चीज को वहां पर वो लिख देते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंडेड इन चिंगलपुट इन तमिलनाडु। चिंगलपुट कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है चिंगलपुट, जहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन सारा पाया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आए। शायद मेरे ख्याल से चैप्टर का पार्ट वाइज में आएगा ये चैप्टर आप तक। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एक वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको ये अवेलेबल हो जाएगा बहुत जल्द। तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, जय हिंद।